और कितना 35,000 करोड़ तो गया। तो लगभग उसने जो इंजेक्शन की कीमत लगाई है एक, वो आप डिवाइड कर लो 220 करोड़ डोज वो बताते हैं कि लगी है पूरे देश को। और 220 करोड़ 35,000 करोड़ को 220 से डिवाइड करो, आप जरा करिए जरा मोबाइल में कितना निकलता है करना। 35,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 220, 35 को आएगा, करोड़ हटा दो, 35,000 डिवाइडेड बाई 220, करोड़ से करोड़ कट गया ना, 35,000 हाँ, डिवाइड बाई 220, 159। तो ये 1500 मतलब लगभग 1600 रुपए प्रति व्यक्ति, 1600 रुपए का पड़ा है वो एक। और आपको और हमको क्या लगता है इस व्यवस्था में कि हमका तो लगाना ही 1 रुपया अभी, सरकार के पास अपना तो कोई पैसा नहीं है। हम लोगों के जो टैक्स का पैसा है वो वहां कलेक्शन होता है, उसी से वो खर्च करते हैं, यही है ना। अब आपको लगता होगा भाई हम तो टैक्स देते नहीं है, वही सोच है ना। आपको लगता होगा हम तो डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, डायरेक्ट नहीं देते ना, पर इनडायरेक्टली आप हर व्यक्ति 15,000 रुपए टैक्स देता है साल में, 15,000 रुपए कम से कम। क्यों, कैसे? आप बाजार में चाय पियोगे तो उस पर भी टैक्स है, क्योंकि चाय की पत्ती पर टैक्स है ना। पेन खरीदोगे, पेंसिल खरीदोगे, बिस्किट का पैकेट खरीदोगे, नमकीन खरीदोगे, सब पे टैक्स जाता है। तो आपके ही पैसे से आपको 1600 रुपए खर्च हुआ एक व्यक्ति के ऊपर, उसको तो दे दिया, उसने जेब भर ली अपनी, है ना, जिसने सप्लाई किया। और आपको अभी आप सब लोग ये कह रहे हैं कि फायदा तो उसको कुछ था नहीं, भाई इसका नुकसान नहीं हुआ ना, या फायदा हुआ। कोई व्यक्ति ऐसा हो बैठा हो जिसको ये लगता हो, तो हम उस पर ये नहीं है कि जबरदस्त क्लैरिफिकेशन करेंगे, है ना भाई, आपसे विमर्श करेंगे, कहने से मानना नहीं है आपको। बात सही है ना। तो फिर इतना भारी भरकम बजट उस पर खर्च करना, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि पूरे देश को बंद कर दिया, रेलवे भी बंद, स्कूल भी बंद, कोर्ट भी बंद, है ना, हॉस्पिटल्स भी बंद, सब कुछ बंद, आपके काम धंधे भी बंद कर दिए गए। और उन काम धंधे बंद होने की बाबत जो भी लोगों के ऊपर बोझ आया है, भाई आप जो गांव में व्यक्ति रहता है उससे तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि आपके पास तो 2-2 साल का अनाज स्टोरेज है। नहीं, स्टोर करके रखते हैं हम, जिसके पास जमीन नहीं है वो भी रखता है कि नहीं है, वो भी साल भर का 2 साल का अपना अनाज स्टॉक करके कुठले में, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, ड्रम में या जै में, उसको भर के रख लेता है पूरे साल भर का, मुझको कोई खाने की दिक्कत ना हो कम से कम, है कि नहीं है। लेकिन शहर के पास जो है 3 दिन से ज्यादा का अनाज या खाद्य पदार्थ नहीं है। अगर दोबारा से वही प्रक्रिया आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, तो शहर 3 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। पर इस देश का व्यक्ति इतना पराक्रमी, इतना परिश्रमी, इतना मेहनती है कि वो आपने देखा होगा कि पैदल पार कर गया जम्मू से बिहार, या जहां का भी जो व्यक्ति था वो पैदल पहुंच गया है। पानी की बोतल वो रखी मेरे पास, तो पैदल चला गया। मतलब भारत के व्यक्ति में दुनिया में सबसे ज्यादा खूबी है इसके अंदर। अमेरिका में जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, 1 घंटे के लिए बिजली गई तो काफी मजदूर मर गए थे। और यहाँ जो भट्टा जो है ना, ईंट का भट्टा, कितना हाई टेम्परेचर रहता है, वहां ईंट झोंकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब इतना मेहनती इस देश का आदमी है, इतना मेहनती, इतना पराक्रमी। इस देश की मिट्टी दुनिया में सबसे अच्छी है। अगर आप देखोगे तो हर गांव में 2000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा हो सकती है भारत के, आराम से, बिल्कुल। वो तो अलग है कि एग्रीकल्चर वाले यूनिवर्सिटियों ने हमको ये सिखा दिया है कि गेहूं 2-3 फसलों पे ले आए हैं बस, गेहूं, धान, सरसों, 2-3 फसलों पे हमको वो कोई छुटमुट करता है ना। तो उसकी जरूरत नहीं थी, लोग उसे मर ही रहे हैं। दुनिया में सबसे अच्छी मिट्टी हमारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन हमारे पास, प्राकृतिक संसाधन सबसे ज्यादा हमारे पास है, सबसे ज्यादा अपने पास खाद है ना, पशुधन हमारे पास सबसे ज्यादा, काम करने वाले लोग हमारे पास सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा जो व्यवस्थित सिस्टम है रहने का वो भारत के पास है। सूर्य का प्रकाश दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास है, वहां तो 6-6 महीने
सूरज निकलता नहीं है, -40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है ना। तो उनके जो जीवन की जो सबसे आसान अगर कहीं जीवन जिया जा सकता है तो भारत भूमि पे जिया जा सकता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी देश का लोग गरीब क्यों? 17 दुनिया में ये जो झारखंड है आपका, उसकी मिट्टी के नीचे इतने प्राकृतिक संसाधन है कि वो अकेला 17 देशों को खरीद सकता है यूरोप के। लेकिन सबसे ज्यादा गरीब कौन? झारखंड। सबसे ज्यादा गरीब क्यों? नहीं, कोयला है, सोना है, खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है। हाँ, वो अलग चीज है ना। तो फिर गरीबी क्यों? अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी एक वहां वो चल रही थी, दावोस में मीटिंग चल रही है, तो वहां उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। मैं अपनी रिपोर्ट नहीं, उन्हीं की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। वहां उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि भारत से जो लूट हुई है, अंग्रेजों ने जो लूटा है, इसको सुनना आप ध्यान से। भारत से अंग्रेजों ने जो लूटा है, अभी ज्यादा नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से 2 दिन पहले आई थी वो रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से 2 दिन पहले वो रिपोर्ट आई थी। उसमें उन्होंने कहा है कि 5,611,000 करोड़ रुपए अंग्रेजों ने लूटे हैं। 5,611,000 लाख करोड़ रुपए, 5611 लाख करोड़ रुपए अंग्रेज लूट कर ले गए। और उनमें उन्होंने रिपोर्ट में दिया है पूरा कि वो पैसा जो है 10% लोगों में बटा है, मात्र वो 10% में भी नहीं, 2-3 लोगों में बटा है पूरा पैसा। इतना तो वो लूट के ले गए हैं। तो उसका एक अंदाजा अगर आपको हो जाए, क्योंकि ये संख्या जो है ना, आपको अंदाजा नहीं है ये कितनी रकम है इसका, ये कितनी बड़ी रकम है। भारत देश की सड़कों, जितनी सड़क है पूरे देश में, अगर एक आंकड़ा निकाला था राजीव भाई ने 2008-9 के आसपास, कि अगर इस देश की सड़कों पर 1-1 इंच सोना बिछा दिया जाए, सोने की परत अगर बिछा दी जाए, तो मात्र 60 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा 1 इंच सोने की परत बिछाने में। तो 5,611,000 करोड़ रुपए कितनी रकम है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो यहां से आपको उत्तर मिलेगा कि दुनिया में सबसे अमीर देश सबसे गरीब कैसे हो गया। अच्छा, और आज भी उसे छोड़ दो, वो हुआ जो हुआ, अब उसको हम नहीं बदल सकते हैं। आज भी दुनिया में सबसे अमीर देश है हम। क्यों? अमीरियत की निशानी क्या है कि आपके पास मिट्टी में, खेत में फसल होने की 2000 फसलें हैं हमारे पास। आदमी सबसे अच्छे हैं, मेहनत करने वाले हैं। किसी भी मौसम में, किसी भी जगह में, किसी भी परिस्थिति में एक समय खाना खाकर भी हमारा व्यक्ति 8 घंटे 10 घंटे काम कर सकता है, हमारे देश का व्यक्ति। बस कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है कि हमको अपनी ये जो भगवान ने हमको संपदा दी है, इसका हमें पता नहीं है। और ये संपदा जो आई है, ये आई है सूर्य के कारण। यहाँ सूर्य के का प्रकाश यहाँ सबसे ज्यादा है, हजारों वर्षों से है, अगले हजारों वर्ष रहेगा। और ये जो भूभाग है दुनिया के अंदर, ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भूभाग है, जिसमें हम और आप रहते हैं। भारत कहते हैं जिसको। भारत का अर्थ है भरण पोषण की अग्नि, जहां जिस भूभाग में है, भरण पोषण की मतलब जीवन जीने की, वो भारत है। और ये अगर आप इसको गहराई से देखने की कोशिश करोगे तो ये अपने आप नहीं हुआ है, स्पेशली डिजाइन्ड देश है ये। जब दुनिया इस पर रिसर्च करती है तो वो ये कहती है कि यार इनके पास 16 क्लाइमेटिक जोन है। इसको आप ऐसे समझो कि 6 ऋतुएं और 4 मौसम, मतलब दुनिया में जो भी क्लाइमेट हो सकता है वो सब भारत के अंदर है। सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, वसंत ऋतु भी है, यहाँ हेमंत शिशिर 6 ऋतुएं है ना, वो भी है। कीचड़ वाली जलवायु भी है, रेगिस्तान की जलवायु भी हमारे पास है ना। ठंड वाली भी है, अपने इधर कुल्लू मगर, उधर शिमला, और उधर चले जाओ जम्मू कश्मीर में बर्फ जहां जम जाती है, वो भी जलवायु हमारे पास है। और मैदानी जलवायु भी है, पहाड़ वाली जलवायु भी है। मतलब कि वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस बात को देख करके कि इतनी जैव विविधता, क्योंकि जब जलवायु आपके पास सारी होंगी तभी बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता आएगी। इसलिए हर गांव में 2000 वस्तुएं पैदा हो सकती है, क्योंकि हर प्रकार का मौसम, सर्दी भी यहाँ, गर्मी भी यहाँ, बरसात भी यहाँ, और सब कुछ पक्का। सर्दी अपने समय पे आएगी, गर्मी अपने समय पे आएगी, है ना, बरसात अपने समय पे आएगी। वहां नहीं है ऐसा है। वहां कहावत क्या है विदेशों में, वहां कहावत है कि वहां 3 W बिल्कुल पक्के नहीं है, वाइफ, वेदर और वेल्थ।
पत्नी हाँ कब तलाक हो जाए, कल तलाक हो जाए पता नहीं है, आज शादी हुई कल छोड़ देगी। यहाँ 7 जन्मों तक पक्का है कि नहीं है? वेदर, मौसम का वहां पता नहीं है, कब बर्फ गिरने लगेगी, कब नहीं गिरेगी, कब ठंडी हवाएं चलने लगेगी, कोई कुछ नहीं है। और आपकी वेल्थ, देखा ना आपने, अमेरिका में देखा होगा 2011 के आसपास बंदी आई थी, बैंक के बैंक तबाह हो गए थे। मतलब पैसे का भी वहां कोई पक्का नहीं है। अब यहाँ तो सब कुछ पक्का है भाई, आप जो काम करते हो हजारों साल से करते आ रहे थे हमारी व्यवस्था में। अब इन्होंने जो व्यवस्था को छेड़छाड़ करके, ग्रामीण व्यवस्था को जो छेड़छाड़ कर दिया है, गांव में क्या है, गांव अपने आप में देश था। जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि हमारे पास 18 कारीगर की व्यवस्था थी गांव के अंदर, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं थी। धुनकर अपना था, तेली है ना, बढ़ई, लोहार, है कि नहीं है, खेती करने वाला किसान, है ना, पशुपालक, सुनार, है ना, कपड़े का काम करने वाला, सब कुछ गांव के पास अपना है। अच्छा, वे आज लोग आज भी बचे हुए हैं छिटपुट रूप में। तो वो व्यवस्था भारत को जो बनाती है, ये व्यवस्था बनाती है। और जनता सरकार मोर्चा जिस व्यवस्था को स्थापित करने की बात कर रहा है, वो इसी व्यवस्था को रिवाइव करने की बात कर रहा है। मतलब आपको लाना कुछ नहीं है, सब कुछ वो कितना आसान है आप देखो। एक बार हमने एक प्रयोग करके देखा था, आप अपने गांव में भी कर सकते हैं प्रयोग। भाई पूरे गांव की जो खाने की जरूरत है उसको आप एक मैप बनाओ, उसमें लिखो कि हमको अनाज गेहूं इतना लगता है पूरे गांव को, है ना, चावल इतने लगते हैं, इतने चाहिए, सरसों इतना चाहिए, तिल इतना चाहिए, है ना, आपको अलसी की जरूरत है तो वो इतनी चाहिए, जो मीठा हम खाते हैं गुड़ के रूप में, शक्कर के रूप में, खांड के रूप में, राब के रूप में, वो कितना चाहिए, तो गन्ना इतना लगेगा, है ना, सब्जी हमें इतनी लगेगी, कॉटन कितना चाहिए वो लगेगा, पशुओं के लिए जो सरसों है उससे खल भी मिल जाएगी, है ना, तेल आपको मिल जाएगा। तो मतलब अगर हम अपनी जरूरतों को पूरा कर ले तो आपको पता लगेगा कि जो गांव के पास जितनी जमीन है उसकी 1% में पूरे गांव की जरूरत पूरी हो जाएगी। सबको सब कुछ मिल जाएगा, बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ेगा। बाकी जो आपको जो 90% है उसमें आप उसको करेंगे पूरा, गांव को जो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जो आपको चाहिए वो। कुछ दिक्कत है ऐसा करने में? कुछ ज्यादा साइंस की या तकनीक की या विज्ञान की जरूरत है क्या? इसमें जरूरत है सिर्फ आपको समझने की, है ना। अब दूसरा, गांव के पास अगर गांव पूरा इकट्ठा होता है, यान जी को भी पता है और आपको मैं बता रहा हूं, अगर गांव समझ हो जाती है गांव को, तो डॉक्टर साहब के पास जो टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, आप नीडर इंडिया चैनल पर सुनेंगे, तो उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो अपने ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो 3 साल के बच्चों को देख करके बता सकते हैं कि वो भगवान ने कैसा दिमाग दे करके भेजा है। 3 साल से 3 साल से किसी भी उम्र तक को वो बता सकते हैं। उसके बेस पर आपका जो अभी एजुकेशन सिस्टम है, आपके 12 साल तो बर्बाद कर रहा है 12वीं तक, 3 साल फिर ग्रेजुएशन में, फिर 2 साल मास्टर डिग्री में, फिर आपको जो तैयारी में पक्का कुछ भी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 25 साल तक तो सही है ना। आप अगर वहां देखोगे तो नौकरी की जो वहां कोई मतलब नौकरी की जो संभावना है वो लगभग 99.99% ये गारंटी है कि आपको नहीं मिलेगी। लगभग 100% गारंटी है कि आपको नहीं मिलेगी। आप उठा के देख लो, है ना। भारत सरकार ने इतना तामझाम जुटा करके पिछले 70 सालों में सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 करोड़ लोगों को काम दे पाई है। युवा कितने हैं? और प्राइवेट सेक्टर में 2 करोड़, 4 करोड़ लोगों को कहने लायक काम मिला है। बाकी सब हमने अपनी स्किल से कर रहे हैं, है ना। अपनी स्किल से अपने आप हमने काम ढूंढा हुआ है, ये हमने किया हुआ है अपने आप लोगों ने। कोई दुकान कर रहा है, कोई किराया कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई जो है प्रॉपर्टी का काम करता है, कोई किराने का काम करता है, वो अपना काम है सबका, ठीक है ना। तो 4 करोड़ लोगों को तो 70 साल में मिला है। और दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। अभी जो आंकड़े आए हैं कि सबसे ज्यादा युवा देश अगर कोई है दुनिया में तो भारत है। भारत की 65 से 70% आबादी युवाओं की है ना। अब वो हाथ को काम चाहिए भाई। आपके पास अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है तो 280 करोड़ हाथ हो गए और 140 करोड़ दिमाग हो गए। तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। संसाधन होने के बावजूद, संसाधन है हमारे पास, उसके बावजूद नहीं कर पा रहे हैं। जब 70 साल में नहीं कर पाए तो क्या अगले 70 में कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो यानी कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ है और हमको अब कुछ और अपना व्यवस्था बनानी पड़ेगी।
व्यवस्था मैंने आपको बताई, जो हमारी व्यवस्था है 18 कारीगर वाली, गांव अपने आप में देश है, वो स्वावलंबी है। भाई अगर गांव तैयार हो गया तो वो आपको वो टेक्नोलॉजी आप गांव को देने को वो तैयार है, गांव को दे देंगे पूरी टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है, मैंने आपको बताया कि 12 3 15 और 2 16 17 साल जो आपके स्कूल ने खराब करे हैं उस स्कूली पढ़ाई को वो उन्होंने सिद्ध कर दिया था। आप देखोगे अगर तो 2015-16 में एक चैलेंज दिया था उन्होंने, डॉक्टर देव चैलेंज, चंडीगढ़ के अंदर स्कूलों से 20 बच्चे लिए थे, और वो ऐसे बच्चे लिए थे जो जिनको स्कूल ये कहता था ये कुछ नहीं, बेकार है, इन पे कुछ नहीं आता। उन सब ने 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो मतलब बेकार को भी अगर आपको आता है तो जो जिसको आप बेकार कर रहे हो वो भी 100 में से 100 ले आएगा, है कि नहीं है। दूसरा, आपकी जो 12वीं तक का सिलेबस है वो मात्र 1 साल का है, वो करवा दिया उन्होंने। आप जो 12वीं तक पढ़ रहे हो, यानी कि आपके 12 साल जो खर्च हो रहे हैं 12वीं तक, वो मात्र 1 साल में हो जाएंगे। तो आपके 11 साल बच गए, है ना। 11 साल में हम उसको वो बनाएंगे जो बनाने के लिए भगवान ने वो भेजा है। तो क्या गांव के सामने मुश्किल है क्या? अकेले व्यक्ति के सामने तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर गांव खड़ा हो जाता है, गांव तैयार हो जाता है, तो उसके सामने कोई मुश्किल नहीं है। ना तो उसको संसाधनों की कमी है, ना उसको भगवान की तरफ से दिया गया उसकी कमी है, ना लोगों की कमी है, ना कहीं की कमी है, पैसा की कोई कमी नहीं है गांव के पास। एक हिसाब निकाला था गांव के कि भाई गांव कितना खर्च कर रहा है। अब आप सोचोगे यार पैसे कहां से आएंगे, आपको मैं बताता हूं। गांव, अगर एक गांव में, आपका गांव में 200 परिवार तो होंगे या ज्यादा होंगे? कितने होंगे? लगभग 400 परिवार मान लो। हाँ, 300 परिवार हैं अगर, तो एक परिवार से एक बच्चा तो पढ़ने जाता ही होगा, 2 भी जाते होंगे, है ना। अगर वो बाहर जाता है तो कम से कम उसकी फीस और आने जाने का 1000 रुपये तो लगता होगा महीने का, है कि नहीं है। तो 1000 को गुना करो आप 300 से, कितना हो गया? 1000 को 300 से गुना नहीं नहीं, 3 लाख भी नहीं, 3 लाख हुआ, ज्यादा होगा, 3 लाख मान लो, चलो 3 लाख होना चाहिए। कितना आपने बोला? 30,000, 300 गुना 1000, 3 लाख हो गया ना। तो 3 लाख रुपए महीने का खर्च हो रहा है। तो क्या 3 लाख रुपए अगर गांव के अंदर खर्च करे तो बढ़िया एजुकेशन नहीं दे सकता क्या? बिल्डिंग आपके पास है ही, जो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है वो बनी बनाई है। सरकारी स्कूल जो सामूहिक है, वो तो गांव का स्कूल है ना, है कि नहीं है। और गांव में टीचर्स भी हैं, क्या आपके गांव के टीचर्स बाहर पढ़ाने नहीं जा रहे क्या? है ना भाई, जितना वो वहां दे रहा था उसका ट्रैवलिंग में खर्च हो रहा था, समय खराब हो रहा था। अब वो यहाँ अगर गांव को नहीं पढ़ा सकता क्या? सोचने की बात है। ऐसे ही आप स्वास्थ्य का ले लो, स्वास्थ्य के ऊपर कितना खर्च कर रहा है, इतना ही कम से कम एक परिवार 1000 रुपये महीना खर्च, ज्यादा भी हो रहा होगा, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो रहा है। तो क्या इतना खर्च करके हम जो बढ़िया से बढ़िया जांच की मशीन है वो गांव में नहीं आ सकती क्या? भाई जो टेस्ट होते हैं, जितने जो जांच की मशीनों की जरूरत है, तो वो गांव नहीं खरीद सकता क्या अपनी? भाई 3 लाख रुपए आप महीना का, 3 से 5 लाख रुपए तो खर्च कर ही रहे हो स्वास्थ्य के ऊपर। टेक्नीशियन के आपने गांव का नहीं बना सकते क्या हम? उसमें कुछ थोड़ी है, रॉकेट साइंस थोड़ी है वो, है कि नहीं है। तो जनता सरकार मोर्चा यही काम कर रहा है कि आप गांव की व्यवस्था फिर से गांव में स्थापित हो, आत्मनिर्भर गांव बने, और गांव को बाहर से कुछ ना लेना पड़े नमक के अलावा। ऐसे हमारे यहाँ गांव पहले चलते थे, है कि नहीं है। भाई गांव को जितनी गाड़ी चाहिए गांव ले लेगा, उसमें क्या है। क्या कार की कंपनी नहीं बना सकते क्या 5 गांव मिलके एक? ट्रैक्टर क्या हम नहीं बना सकते क्या? देखो रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। 5 गांव जैसे सामूहिक कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है ना, 4-5 गांवों की एक है, वो बनी ही इसलिए थी जब राजीव गांधी ये कानून लेके आया, सामूहिक समिति की। गांव को जो जरूरत है वो वहां, उसको जो बेचने की या साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिक्कत आएगी वहां से पूर्ति हो जाएगी, है कि नहीं है। तो इस व्यवस्था को दोबारा स्थापित करने के लिए ही जनता सरकार मोर्चा काम कर रहा है। और ये अब इसलिए जरूरी आ गया है क्योंकि अब खतरा आ गया मानवता के ऊपर। जो वैश्विक ताकतें हैं उनका ध्येय ये है, जैसा मैंने आपको शुरुआत की थी कि वो जो कोरोना के समय में आप सबने एक स्वर में ये कहा है कि उस इंजेक्शन से किसी को फायदा नहीं हुआ है, तो फिर लगा क्यों है इतने मास लेवल पे? और दुनिया में लगा है क्यों? इसलिए लगा है क्योंकि एजेंडा 2030 का उद्देश्य है डीपॉपुलेशन,
दुनिया के अंदर उनको 50 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी इस बात को बोल चुके हैं संसद के अंदर कि हम एजेंडा 2030 के लिए काम कर रहे हैं। लाल किले से भी उन्होंने बोला था। उसमें जो भी हो रहा है ना, 1 हेल्थ 1 कार्ड, अपार आईडी भी बच्चों की बन रही है, अपार आईडी बन रही है, और उसमें अपार आईडी का पीडीएफ मेरे पास है। उसमें लास्ट में लिखा है कि ये कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक है। लेकिन स्कूल में ये दबाव दिया जा रहा है बच्चों के ऊपर कि आप अगर अपार आईडी नहीं बनवाओगे तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपका नाम काट दिया जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप किसी हायर इंस्टीट्यूट में हो तो वहां आप परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे, बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे। जबकि ऐसा नहीं है कुछ भी। उसके लास्ट पन्ने पर लिखा हुआ है कि ये स्वैच्छिक है, और अपार आईडी का कंसेंट फॉर्म है वो, उसमें आपके माता पिता से सहमति ली जा रही है, ना। कैसी सहमति की? अगर बच्चे को कुछ हम दवा दें, कोई इंजेक्शन दें तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं। ये उसमें लिखा हुआ है बकायदा, अपार आईडी कंसेंट फॉर्म में, कि आपसे हम पूछेंगे नहीं आपके बच्चे को हम क्या करेंगे। हिडन कंसेंट है वो। दूसरा उसमें एक क्लोज और है कि जिस क्लोज को दिखा करके आपसे साइन लिए गए हैं, मतलब उसमें बताया कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, और उस पर साइन कर दिया। बोले ठीक है भाई, ये तो बोले हम इसको बदल सकते हैं, ये उसके अंदर है, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो आप अपार आईडी बन रही हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, आपका देखो, आपका गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन है ना, आपके मोबाइल का कनेक्शन, सिम, ठीक है ना, आपके बैंक का खाता, आपके पानी का कनेक्शन, पानी की टंकी के जो कनेक्शन आधार कार्ड से मिलता है ना, सब कुछ आधार से लिंक कर रहे हैं। यानी कि अगली बार जब उन्हें आपको इंजेक्शन लगाना है तो फिर आपको लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, आधार नंबर को बंद कर देना है। आप खोलो, आधार नंबर डाल के देखो, आप भी बंद कर सकते हो उसको। अभी तो ये ऑप्शन रखा है, बंद कर सकते हो ना। तो वो नहीं कर सकते क्या? सरकार के पास सर्वर नहीं है, नंदन नील की नहीं चला रहा है आधार के प्रोजेक्ट को। वो कौन है? बिजनेसमैन है। जब आपने और हमने सबने जब सरकार को वोट किया था तो इसी को एजेंडे पर आई थी सरकार के आधार कार्ड को हम रोकेंगे 2014 में, लेकिन वो एजेंडे गायब हो गए थे। जीएसटी रोकेंगे, हाँ, यही सब रोकेंगे, टैक्स है ना। खैर उसमें नहीं जाएंगे, वो फिर पॉलिटिकल चर्चा है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि ये सब का सब एजेंडा 2030 का पार्ट है, सब का सब। और एजेंडा 2030 में ये है कि 50 करोड़ लोग हमको चाहिए, और जो संसाधनों, वो ये कह रहे हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं, संसाधनों को यूज कर रहे हैं। बोले ये तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, वो पशुओं को ये कह रहे हैं। अभी तो आप देखोगे तो गाड़ी भी आप नहीं यूज कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? वो कुछ भी नहीं रहने देना चाहते आपको। एंड ऑफ ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज। आपकी जमीन आपकी नहीं होगी, आपकी गाड़ी आपकी नहीं होगी, आपका ट्रैक्टर आपका नहीं होगा, आपकी मोटरसाइकिल आपकी नहीं होगी। उसके अंदर ये प्रावधान है। तो अब, और दूसरी बात वो हमने वहां चर्चा की थी गांव में, कि गांव के पास जो है ना तो अपना बीज है खेती का, बाजार से आ रहा है, बाजार में वो कंपनियों का, कंपनियों ने पेटेंट ले रखे हैं, पेटेंट बिल गेट्स के नाम पे है। ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी है, इसका पेटेंट बिल गेट्स के नाम पे है ना। दूसरा, ना आपके पास पशुओं का बीज है, वो भी बाजार से आता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पानी टंकी के माध्यम से, हर घर जल मिशन के माध्यम से वो आपका कंट्रोल कर ले रहेंगे। भाई फिर आपके पास है क्या? ऐसी व्यवस्था आने से पहले आपको अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। अभी तक 6 मोर्चे बाकी है गांव को ना बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी? कोई निराधार बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। अभी नहीं हुआ है तो क्या जरूरी हो, कई कई जगह तो हो गया ना, कानून आ गया है कि आप एक गाय से ज्यादा, एक पशु से ज्यादा नहीं पाल सकते हो। बैल को संरक्षण प्राणी घोषित कर दिया है, बैल को, और अभी वो लागू नहीं किया है, कानून बना दिया है। बैल अगर संरक्षित प्राणी हो जाएगा तो संरक्षित प्राणी का मतलब क्या है, आप समझते हैं क्या? संरक्षित प्राणी का मतलब क्या है? संरक्षित प्राणी का मतलब है कि कोई उसको खेत के उपयोग नहीं ले सकता है, वो संरक्षित प्राणी हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बांस का कानून, बांस आप काट नहीं सकते, और वो शीशम जो है, शीशम की लकड़ी है, उसको नहीं काट सकते आप। काट सकते हो क्या? आम की लकड़ी नहीं काट सकते आप। ये क्या है? ये संरक्षित पौधे हैं या पेड़ हैं। तो जैसे ही आप शीशम नहीं काट सकते, काटेंगे तो आप लगा तो सकते हो, लेकिन जब काटेंगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन आपकी इतनी, परमिशन लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल, मतलब इतनी मुश्किल कर दी जाएगी कि आप उसको बचोगे। बोले यार क्यों इतना झंझट पालेंगे हम। तो शीशम के जो दरवाजे हमारे यहाँ लगते थे, जब शीशम की लकड़ी को खत्म करना है, और मलेशियाई चाप
या विदेश की लकड़ी को यहाँ इंपोर्ट करना है तो कानून बनाना है कि शीशम को आप नहीं काट सकते। तो आज घरों से शीशम की लकड़ी भाई आप लगाओगे क्यों फिर जब काट नहीं सकते? अन्य हर घर में शीशम होता था, हमारे दरवाजे शीशम के होते थे कि नहीं होते थे, गरीब से गरीब आदमी के भी। लेकिन आज अब अगर आप बाजार में जाओगे तो सोने से भी ज्यादा भाव है कि शीशम का, शीशम की लकड़ी का नहीं लगा सकता, है कि नहीं है? ऐसे ही बैल को संरक्षित प्राणी अब घोषित कर दिया गया है। मतलब अगर आप नहीं जागे तो बैल से आप खेती नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो संरक्षित प्राणी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता वो आपकी। मतलब कि वो ऐसे ऐसे बनाते हैं, आपको तो लगेगा बड़ा अच्छा, क्या संरक्षित प्राणी घोषित कर दिया उसको, है ना? तो इसी तरह से आपके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, और दुर्भाग्य की बात है कि हमको खबर भी नहीं है ना? तो इस विषय को लेकर के हम लोग निकले हुए हैं। काम मुश्किल है क्या? किसी से लड़ाई करनी है क्या? भाई आजादी के आंदोलन में तो 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों ने प्रत्यक्ष रूप से शहादत दी थी, जिनकी लिस्टिंग हुई थी, और जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, सहयोग दिया था, जो अंग्रेजों के अत्याचार के शोषण का शिकार हुए थे, जिनकी मौत हो गई थी तोप के आगे घोड़ों से कुचलकर या कोई सजा के तहत, वो 4 करोड़ थे। लेकिन इस लड़ाई में तो कोई शहादत की क्या जरूरत, क्या गांव को किसी से लड़ना है क्या, कुछ करना है क्या? मतलब बहुत आसान है। समस्या कहाँ है कि समझ आपको केवल आपको समझ आ जाए। आप किसी धर्म के व्यक्ति हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, आप किसी भी जाति के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांव मतलब गांव, गांव ही भारत है। और एक गांव ने अगर शुरू कर दिया तो उसके जीवन को देख करके पड़ोस का गांव ऑटोमेटिक हो जाएगा। भाई भारत का तो कोई इसमें समस्या ही नहीं है, भारत का आदमी इतना समझदार है, वो क्यों नुकसान उठाएगा फिर पड़ोस का गांव? भाई जब वो देखेगा कि भाई यहाँ ऐसा हो रहा है तो उनको करने में क्या दिक्कत है? मतलब कि इंजन बनने में ही समय लगेगा जितना लगेगा, डब्बे अपने आप जुटते चले जाएंगे, और ये जो काम होगा ये गुणात्मक वृद्धि से फिर बढ़ता चला जाएगा। हमने तो टारगेट लिया है हरियाणा के 7,000 गांव को, 7,000 गांव को पर काम करने का, ठीक है ना? और जहां हम पूरे देश में रहे, टीम पूरे देश में है आज जनता सरकार मोर्चा की, ठीक है ना? पूरे देश के अंदर टीम है। इसके 2 ध्येय वाक्य हैं, जल जंगल जमीन जानवर, जन यानी लोग पर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों का हो, वो लेंगे। भाई गांव में क्या होगा, गांव के लोग बताओगे, फालतू टेंशन खत्म, है ना? दूसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती से पूंजीवाद का खात्मा। कंपनी नहीं चाहिए भाई इसमें, पूंजीवाद मतलब उद्योग नहीं चाहिए हमें इसमें, और ना ये उद्योग है। शिक्षा हर व्यक्ति को चाहिए, उसको मिलनी चाहिए, जन्मसिद्ध अधिकार है उसका। स्वास्थ्य उसको मिलना चाहिए, उस पर पैसे हो ना हो, है कि नहीं हो। न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए, चाहे पैसे हो ना हो। राजनीति और खेती, खेती में अगर पूंजीवाद रहेगा तो फिर ट्रैक्टर भी रहेगा, ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी बिल गेट्स के नाम पर होगी, पेस्टिसाइड जो है, और ये तेल जो है, तेल का जो कुएं हैं रॉकफेलर फाउंडेशन के हैं, और आपका जो ये बीज है, बीज बिल गेट्स के नाम पे पेटेंटेड है। और फिर ये पूरा अगर पूंजीवाद इसमें रहा तो पेस्टिसाइड्स और ये सब युद्ध उद्योग से जो तेल जो निकलता है, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो तेल जिसका है ना, उसी का पेस्टिसाइड है। तो वो आपको देगा कि नहीं देगा उसकी मर्जी है, मालिक है वो, है कि नहीं है? तो हमको अपनी व्यवस्था बनानी है, उस व्यवस्था के लिए ही जनता सरकार मोर्चा लगातार काम कर रहा है। और ये उसका सारा समस्याओं का समाधान करना आपको भी लग गया होगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ना? हमारे पास ऑर्गेनिक आपको यूरिया डीएपी से जितना उत्पादन होता है उससे ज्यादा उत्पादन हम आपका करवा देंगे। वो सारे काम, मेहनत, प्रैक्टिस, रिसर्च कर लिया है खेती का, ये आपके घर में ही जो चाहिए वो बन जाएगा और आप उसको खेती हो जाएगी। और जो वाटर लेवल है आपका, अभी आपका वाटर लेवल नीचे चला गया है, जैसे ही आप 3-4 साल ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जो यूरिया डीएपी के कारण जो परत आपने जमा दी है नीचे, 1.5 फीट नीचे जो परत जम गई है, जिसको लेंटर टाइप परत कहते हैं, वो बैक्टीरिया होता है वो उसको तोड़ देगा परत को। परत टूटते ही वर्षा जल जितना होता है वो पूरा का पूरा आपके जमीन में जाएगा। भगवान हमारे देश की जरूरत से 30 गुना ज्यादा पानी हर साल देता है, जितनी हमारे देश को जरूरत है उससे 30 गुना ज्यादा पानी हर साल भारत में बारिश के माध्यम से भगवान देता है। तो वो सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा? अभी तो वो बढ़ा रहा है समुद्र का जल स्तर नदियों के माध्यम से, और बाढ़ आ रही है ना? फिर वो जाएगा सारा का सारा भूमि में नीचे। तो आपका जब वाटर लेवल 300 साल पहले था वही हो जाएगा।
पानी की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, मिट्टी आपकी मुलायम हो जाएगी। अभी तो आपको ट्रैक्टर से खींचना पड़ रहा है, जब मिट्टी मुलायम हो जाएगी तो आपको ना हल से खींचना पड़ेगा ना कहीं से। मतलब मैं आपको ऐसी टेक्नोलॉजी बता सकता हूँ कि आपको सिर्फ बीज बोना है, घर जाके सोना है, कुछ काम नहीं करना। हाइड्रोलिक हाँ, हाइड्रोलिक पूरी ऑर्गेनिक, कोई बाजार पे उपलब्धता नहीं, कोई कहीं पे उपलब्ध नहीं, है ना। तो इसका समाधान आपका बड़ा आसान है। अब रही बात, एक दिक्कत है आपकी वो कर्ज के विषय को लेकर के, है ना। अगर किसी के ऊपर कर्ज हो तो इसका समाधान भी जनता सरकार मोर्चा ने रिसर्च करके कर लिया है। इस पर जो अभी लेंगे, इस पर चर्चा करेंगे वीर सिंह भाई आपसे। ओवर टू वीर सिंह जी। धन्यवाद सचिन भाई, बहुत बहुत। अभी जो जल की बात की और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई डॉक्टर सचिन कुमार चौधरी ने, उसको मैं इस एंगल से देख रहा हूँ कि हर घर जल हर घर नल का नारा है, जो ये कह रहा है उसी ने देश को बिगाड़ा है ना। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके घर में कुआं है, तो ये कुएं, बावड़ियां, नल, हैंडपंप ये जो हुआ करते थे, ये हर गांव में हुआ करते थे पुराने समय में। धीरे 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 करते करते इसको तबाह कर दिया गया। तबाह किस प्रकार से किया गया है? वेस्टर्न कल्चर ला करके, जो विदेशी पश्चिम की जो सभ्यताएं हैं, वहाँ के जो उनके सभ्यताएं ला करके यहाँ पर डाली गई हैं। जैसे हमारे देश में सबसे पहले पानी को बर्बाद करने के लिए टॉयलेट बनाए गए थे। वो गड्ढे कच्चे थे, मिट्टी के गड्ढे बनाए गए, टॉयलेट बनाई गई। जो जंगल आधारित हमारा भरण पोषण हुआ करता था, जंगल में जाया करते थे और अगले दिन वो जो मल था वो मिट्टी बन जाया करता था। अब वो एक कुएं में सड़ने लगा, उसमें पानी की भी आवश्यकता पड़ी, उसमें सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। जैसे ही मल नमी में जाता है तो वो गलना सड़ना बंद हो जाता है, उसमें सिर्फ बैक्टीरिया के सिवा कुछ पैदा नहीं होता है, ये रिसर्चें बताती हैं। जैसे ही वो सड़ने लगा, उसमें पानी गया, पानी जो वो कुआं था गहरा कुआं होने के बाद जो पानी गया उसमें, उसने हमारे बंद कर लो जिसको, हमारी धरती का पानी खराब करना शुरू कर दिया। जो नलके थे, कुएं थे, वो पानी खराब देना शुरू कर दिया उन्होंने, वो बर्बाद हो गया, बंद कर दिया। फिर गहरे बोरिंग करना शुरू किया, बहुत गहरे। वो गहरा बोरिंग कहाँ से चलेगा? बिजली से चलेगा, बिजली के बिना चलेगा नहीं वो। उसके बाद भी वो नहीं रुके, फिर उन्होंने गहरा बोरिंग करवा करके उन्होंने वो कंपनियों के जाल में हमें लपेट लिया। बोरिंग करवाएंगे वो किसी कंपनी का लोहा होगा, बोरिंग करने वाली मशीन आएगी, वो विदेश से टेक्नोलॉजी आएगी। जो बोरिंग करने में जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा वो पूरा का पूरा कंपनी आधारित होगा। जब हम बटन दबा करके बिजली चलाएंगे वो भी कंपनी की होगी, है ना। तो वो पूरा का पूरा हमें कंपनी के मकड़ जाल में पिरो दिया इन्होंने। उसके बाद फिर टॉयलेट हमें ला करके दिए इन्होंने, अंग्रेजी वाले, इंग्लिश शीट वाले टॉयलेट ला करके दिए, और वो जो गड्ढे थे वो पक्के कर दिए। और उसके पाइप का मुंह खोला नाली में, नाली से गया जोड़ में, जोड़ में फिर ज्यादा पानी की तबाही हुई। उसमें सर्फ आपका जाता है, शैम्पू, जितने भी केमिकल अपने होते हैं ना, सर्फ साबुन के जितने भी हम नहाने धोने में, कपड़े धोने में जितने इस्तेमाल करते हैं, सब के सब मिक्स हो करके वो लेटरिन वाले मल के साथ वो नीला नीला जो केमिकल आता है, वो तेजाब के रूप में जो केमिकल आता है, वो सारे के सारे इकट्ठे करके टॉयलेट के माध्यम से जोड़ में गए। जोड़ में जाने के बावजूद जब वो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ गया, जो पशु जोड़ पे जाके नहाया करते थे, जो पशु जोड़ के पानी से पानी पिया करते थे, और तो और हमने देखा है अपनी इन आंखों से, 35 वर्ष उम्र है मेरी, कोई फालतू ज्यादा नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमारे गांव का जोहड़ था, उसमें पानी साफ हुआ करता था और बड़े बुजुर्ग वहां पर पशु लेकर के आते थे पानी पिलाने के लिए, और वो मुंह धो लिया करते थे। आज के टाइम में उस जोहड़ के पानी में हाथ तो दूर की बात है, अगर पैर भी डुबो ले तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन से नरक से घूम करके आए, मतलब पैर डूब गया किसमें, ऐसे ही है ना।
तो इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया। बर्बाद करते करते आज यहाँ पर लेकर के आए हैं कि हमें बंद बोतल में पानी पीने की आवश्यकता पड़ गई। वो लेकर के आए तब हुआ ये, ऐसे नहीं हुआ। हमें पूरे इस षड्यंत्र के मकड़ जाल में पिरो के रख दिया ताकि हम कुछ समझ ही ना सके। हमारे दिमागों के ऊपर बहुत सारा बोझ इकट्ठा कर दिया। जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया कि हमारे बच्चों की जो शिक्षा है उसको इतना टफ कर दिया और उसमें कुछ निकलता है ही नहीं। 99.9% मतलब फेलियर रेट है जिसका। उस तरीके से कि हाँ कमाना है, बच्चे को बड़े स्कूल में भेजना है, बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजना है, ये करना है, वो करना है, निकलता कुछ है नहीं। हम गांव को भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। कहने का भावार्थ ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं कि कहाँ चले हो भाई, वो कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली क्या करने जाएगा? 2 वक्त की रोटी कमा के लाऊंगा। अरे रोटी तो तेरे गांव में है। दिल्ली को रोटी गांव खिलाता है और दिल्ली तेरे को रोटी कहाँ से खिला देगी? तू रोटी तो यहीं से खरीदेगा। वो पूरी अपनी मुशक्कत, वो पूरी मेहनत करके तू ये कागज के नोट कमाएगा जिसमें कोई दम नहीं है, फिर उस कागज के नोट को खर्च करके फिर तू रोटी खरीदेगा। उससे अच्छा यही है ना अपने गांव में रह करके अपनी रोटी कमा करके खा ले। तो ये पूरा का पूरा जो भवंडर है, वहाँ आप अपनी खेती में 2 घंटे काम नहीं कर सकते, 8 घंटे काम करना पड़ता है। अब आप रोड में जाओगे वहाँ ऐसा है जी। अगर आप पूरी चर्चा सुनेंगे तब समझ में आएगा जी। अगर आप किसी भी भाई के कोई भी सवाल है तो आप बाद में पूछ लीजिएगा, पूरा उत्तर दे करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहे सारी रात बैठना पड़े, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे। अगर आपको उन उत्तरों से, उन जवाबों से आपको संतुष्टि हो तो ठीक है, नहीं होगी तो हम फिर से खोज करके लेके आएंगे। ठीक है ना जी? है जी? हाँ बता रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने हाईजैक करके रख दिया। जैसे सचिन भाई ने बताया कि नमक के अलावा कोई जरूरत नहीं हुआ करती थी। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनको मालूम होगा कि जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था थी वो बहुत उच्च कोटि की हुआ करती थी। भाई से भाई का प्रेम था। गांव मतलब पूरा गांव ही एक भाईचारे के रूप में रहा करता था। अगर परले कोने में किसी को तकलीफ है तो इधर वाले को दुख हुआ करता था। आज कहते हैं पड़ोस में कुछ समस्या आ जाए, हालांकि बहुत सारी चीजें बची हुई हैं गांव के अंदर, और ये गांव के अंदर ही है। शहर के अंदर तो ये कहते हैं कि वो 16 नंबर वाले के यहाँ डेथ हुई है, नाम नहीं किसी को पता, और वो 16 नंबर वाले के घर में डेथ हुई है और 18 नंबर वाला डीजे बजा रहा है। ऐसे ही होता है ना जी। तो ये जो हो गया, यहाँ पर भी हो रहा है, अभी बचा हुआ है, बीज बचा हुआ है, बीज बचा हुआ है तो अपन लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो परमात्मा अपने आप करवाएगा, क्योंकि ये धरती, ये प्रकृति ऐसी प्रकृति है, ऐसी धरती है। यहाँ पर बीज जो है वो धरती के गर्भ में रहता है। अगर वो जीवित है बीज तो वो अंकुरित अपने आप, उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो पनप जाएगा। वो कल्चर का बीज हो, वो गांव का बीज हो, वो खेती बाड़ी का बीज हो, चाहे किसी का भी बीज हो। जैसे आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि खेती की, खेती में जो चर्चाएं हैं, जो चीजें हैं, अभी बीज नहीं बचा। हम लोगों के पास खेती का बीज नहीं बचा, देशी बीज अपना। हम बीज जो लेकर के आते हैं पूरा का पूरा बाजार का है, पूरा का पूरा मतलब कॉरपोरेट घराने के, मतलब कॉरपोरेट के अधीन है। कॉरपोरेट घराने से आता है, वो कॉरपोरेट के अधीन है। दूसरी, पानी अपना नहीं है। बिजली होगी तो पानी आएगा। तीसरा, उसमें जुताई का संसाधन अपना नहीं है। जैसे सचिन भाई ने बताया कि जो बैल है ये वन्य प्राणी घोषित कर दिया गया है और इसके ऊपर मतलब पाबंदी लगा दी गई है। अगर इसको आप खेत में जोतोगे तो आप मुजरिम कहलाओगे। ये कानून बना चुके हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे कानून बना चुके हैं ये लोग। तो वो वन्य प्राणी घोषित कर दिया, उससे खेती नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ट्रैक्टर है तो डीजल कहाँ से आएगा? वो भी कॉरपोरेट का है। ट्रैक्टर तो एक बार खरीद लिया, इसका स्पेयर पार्ट भी उन्हीं से आता है, बाकी का सब कुछ उन्हीं से आता है। जब वो खरीदने की बारी आएगी तो अगर वो तेल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे तो कहाँ से चलाएंगे? तब भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात आती है हमारे पशुधन की। पशुधन में भी हमारे बीज खत्म हो गए, समाप्त हो गए हैं। हो गया ना जी? क्योंकि हम डॉक्टर को बुलाते हैं, कहते हैं कि इसको नए दूध का टिक्का लगा दे, वो टिक्का लगवाते हैं।
मतलब वो खाक गड़बोजोटे गांव में खत्म हो चुके हैं लगभग लगभग। कोई कहीं बचा हो तो कह नहीं सकते, कुछ गांव में बचे भी हुए हैं, लेकिन मोस्टली खत्म हो चुका है। ऐसे ही पुरुष जो मानव बीज की बात आती है वो भी खत्म हो चुका है। करनाल के अंदर 1,30,000 बच्चे IVF से पैदा हुए हैं। 2023 की रिपोर्ट है ये। 2023 में 1,23,000 बच्चे और 30,000 बच्चे IVF से पैदा होने, जैसे पशुओं का गर्भधान होता है इसी तरीके से स्त्रियों का भी हो रहा है। तो ये कल्चर आ चुका है, ऐसी विडंबनाएं आ चुकी हैं, इसको बचाने की जरूरत है। धीरे धीरे करके मतलब पूरा का पूरा विनाश करने पे तुले हुए हैं। उस चीज को ठीक करने का प्रयास में लगा हुआ है, उसको ठीक करने में नहीं, उसको जागरूक करने में। ठीक तो गांव करेगा, जैसे पहले बात हो चुकी है कि ठीक अपने आप करेगा, और ऑलरेडी व्यवस्था है, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। किस तरीके से किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, वो समझने की जरूरत है। हम बता सकते हैं, समझा नहीं सकते। मैंने पहले भी कहा था कि हम सिर्फ बता सकते हैं आपको कि हाँ एक चीज ये है, एक चीज ये है। मतलब कहते हैं ना कि भाई तू दूध पिएगा या लस्सी पिएगा, उसको जो बेस्ट लगेगा वही पिएगा ना। उसमें उसी में आ जाए कि ये जहर और ये अमृत है, तो अमृत जिसने पहचानना है, पकड़ना है, वो अमृत पकड़ेगा, जिसको जहर पकड़ना है वो जहर पकड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई जहर खाने के लिए या पीने के लिए तैयार हो, है ना। तो ये जो वैश्विक षड्यंत्र है ये जहर रूपी है, हमारे हड्डियों में, हमारे बच्चों की शिक्षा में, हमारे बच्चों के कल्चर में घुसा के रख दिया है। इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आगे जैसे बात आती है कि हम खेती नहीं कर सकते, मतलब ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, कुछ और नहीं है, बिजली नहीं है। और अभी गाड़ी देखी हमने, यह खड़ी हुई है फोर्ड की। फोर्ड कंपनी का एक हेनरी फोर्ड नाम का व्यक्ति था, उसने गाड़ी बनाई थी, मशीनरी पहले उसने बनाई थी, और उसने ये सुनने में आता है कि बैक गेयर ही लगाना भूल गया था वो। ऐसे ऐसे लोग हमें गुलाम बना करके बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हेनरी फोर्ड ने कहा था कि जो नोट की सच्चाई देश को, दुनिया को पता चल जाए तो अगले दिन क्रांति आ जाएगी सुबह होने से पहले इस देश में। तो इस नोट की जो षड्यंत्र है, इसका जो धोखा है वो किस प्रकार से है, उसके ऊपर आगे की चर्चा हम लोग मिलकर के करेंगे, सचिन भाई और मैं। ये 100 रुपए का नोट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। नीचे गवर्नर के साइन है, और इस पे लिखा हुआ है कि ये केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत है। गारंटीड बाय प्रत्याभूत मतलब गारंटी, वो गारंटी दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की खोज जब करना शुरू किया तो पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने देश में तो है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं जो इंग्लैंड से चला करता था पहले, आजादी से पहले 1947 में। तो उसके माध्यम से ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, यानी कि वो तो अपने देश का है नहीं, तो गारंटी कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। दूसरा ये है, ये 1 रुपए का नोट है, इस पे लिखा हुआ है भारत सरकार। ये दो तरह की करेंसी हो गई, एक ये RBI का नोट है और एक है ये है भारत सरकार का। एक देश में दो तरह की करेंसी कैसे हो सकती हैं, समझ में आता है? एक देश में दो चीजें कैसे हो सकती हैं, जबकि असली एक ही चीज होती है पूरी दुनिया में, कहां भी चले जाओ। अगर सचिन एक है तो वो एक ही है, कोई दूसरा सचिन नहीं हो सकता। आई मीन मतलब नाम हो सकता है लेकिन सचिन नहीं हो सकता, वो ये व्यक्ति नहीं हो सकता। कुछ भी ऐसी चीज वो दो नहीं हो सकती। इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, नोट में ही गड़बड़ समझ में आता है। उसके बाद आता है ये भी रुपया है और ये भी रुपया है और ये भी रुपया है, इनमें से असली कौन सा? भारत वाला रुपया असली है, तो फिर ये चांदी वाला रुपया नकली हुआ। सबसे असली चांदी वाला हुआ। सबसे असली चांदी वाला हुआ। असली चांदी वाला पहले हमारे यहाँ सबसे असली नहीं जी, असली तो एक ही होगा ना जी। बाकी देखो इनमें अगर हम इन तीन की बात करें, एक कागज का रुपया, एक लोहे का रुपया और एक चांदी का, इसमें से असली तो एक होगा ना। जिसपे भारत सरकार लिखा होगा वही असली होगा। नहीं, सिर्फ चांदी का रुपया। सुनो तो, आप नहीं समझ रहे हो। हाँ बताइए। नहीं, जैसे जो भारत सरकार, जो उसमें चांदी पे तो भारत सरकार लिखा नहीं होगा। चलिए
आपकी बात मान लेते हैं कि ये असली है और आपकी बात मान लेते हैं ये चांदी वाला असली है। इसका मतलब कोई दो आपके एंगल से भी देखें तो दो नकली हैं। तो जो नकली नोट या रुपया छाप रहा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी तो चाहिए ना। क्या होनी चाहिए वो बाद में तय कर लेंगे, पूरा समाज मिल करके, पूरा देश मिल करके तय कर लेगा। कहने का भावार्थ अभी का जो रिजल्ट निकल करके आता है इस बात से कि इसमें से एक नकली है, दो नकली है, एक असली है ना। आपके हिसाब से चांदी वाला नकली असली है, आपके हिसाब से भारत सरकार जिस पे लिखा हुआ ये असली है। असल में ना तो ये असली है और ना ही ये असली है और ना ये असली है। ये करेंसी है और ये नोट है। क्या है? ये करेंसी है और ये नोट है। ये भारत सरकार की करेंसी है और ये आरबीआई का नोट है। नोट समझते हैं? नोट ठीक उसी प्रकार से नोट जैसे इस घर की जमीन के नोट्स होंगे रजिस्ट्री के रूप में, वो नोट होते हैं। वो कागज नोट घर है क्या? किसी की गाड़ी की आरसी वो गाड़ी है क्या? वो सिर्फ उसका सर्टिफिकेट है, उसका दस्तावेज है, उसका नोट है। ठीक है जी। इसी तरीके से ना तो ये रुपया चांदी वाला भी असली नहीं है और ना ही ये लोहे वाला रुपया असली है। और बीच में एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने, घनश्याम वर्मा जी ने, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी ने अपनी रिसर्च करते हुए उन्होंने 15 से 20 साल के बीच में अपनी इस रिसर्च में अपना गवाया है, खर्च किया है। उसमें निकल करके आता है, उससे उसके जो रिसर्च कहती है वो रिसर्च के माध्यम से एक किताब छापी है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। उसमें पूरे दस्तावेज रूप से आरबीआई की आरटीए भी है, उसमें वित्त मंत्रालय की भी है, सबकी है। सब पूरे के पूरे दस्तावेज हैं जो इसको नकली सिद्ध करते हैं, इसको नकली सिद्ध करते हैं, इन सबको नकली सिद्ध करते हैं। और जब पता चलता है कि रुपया क्या है, रुपया एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। किसी भी चीज का मानक होता है ना। जैसे आपका जो मोबाइल है इसका कुछ ना कुछ तो मापक होगा, कितने जीबी का है, कितने मेगापिक्सल कैमरा है, क्या कुछ है, इसका कुछ मापक है ना। इसी तरीके से किलो का मापक भी होता है। हर चीज का स्टैंडर्ड होता है एक, हर चीज का, लोहे का, तांबे का, सोने का, चांदी का। 24 कैरेट सोना वो शुद्ध सोना माना जाता है, असल में वो सोना होता है। जैसे समय का स्टैंडर्ड होता है, जैसे ये पंखे के आरपीएम का स्टैंडर्ड है, मतलब हर एक चीज का स्टैंडर्ड है जैसे। और समय का स्टैंडर्ड हो गया घड़ी, ठीक है, मिनट और सेकंड। ऐसे ही किलोग्राम का स्टैंडर्ड हो गया 1000 किलोग्राम, मतलब 1 किलो। ऐसे ही किलोमीटर का स्टैंडर्ड हो गया 1000 मीटर। वो पूरा यूनिवर्सल है, वो कहीं मतलब ये बात करें अगर हम भारत देश की, भारत देश में अगर वो 1 किलो 1000 ग्राम का है तो अमेरिका में भी 1 किलो 1000 ग्राम का होगा, दूसरे देश में भी होगा, तीसरे में भी होगा, जिस मर्जी देश में चले जाओ किलो एक जैसा बराबर रहेगा। ऐसे ही किलोमीटर भी बराबर रहेगा, ऐसे समय ही रहेगा। सब चीजें इक्वल होती हैं, उसमें बराबर होती हैं। वो यूनिवर्सल लॉ होता है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है। उसके माध्यम से जब खोजबीन करते हुए पता चला कि ना तो रुपया चांदी वाला असली है और ना ही ये लोहे वाला और ना ही ये कागज वाला रुपया और ना ही ये आरबीआई वाला। रुपया जो है वो एक मानक है, स्टैंडर्ड है। वो मानक क्या कहता है? मानक ये कहता है कि एक मोहर 24 कैरेट जिसमें सोना हो, वो 1 तोले की हो, उसको 15 रुपए का दर्जा दिया गया है। मतलब मापने की जो इकाई दी गई है, एक मोहर 15 रुपए के बराबर है। और उस एक मोहर का जो वजन है वो 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, 24 कैरेट शुद्ध सोने की बात हो रही है यहाँ पे। शुद्ध सोना 1 तोला बराबर 15 रुपए। अगर उसको 15 रुपए से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपए का जो स्टैंडर्ड निकल करके आता है वो आता है 777 मिलीग्राम सोना। आपके पास, सबके पास मोबाइल है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इसको। 11.664 ग्राम ही आएगा। 600 कुछ रुपया बनना आज के सोने के 1 रुपया 6000 रुपए से ज्यादा। उस हिसाब से जो अगर हम 1 रुपए का स्टैंडर्ड निकालें, वो गोल्ड का स्टैंडर्ड है ना, गोल्ड के स्टैंडर्ड से
वो जो कह रहे हैं रिवान जी ये कह रहे हैं कि भारत का 1 रुपया, माने कि ये वो कागज का हो, वो चांदी का हो, चाहे वो वो लोहे का। लोहे का हो, वो सोने का हो, आरबीआई के 6,000 नोट के बराबर है। आरबीआई के जो नोट है 6,000 रुपए के, उनके बराबर है भारत का 1 रुपये का नोट, नहीं 1 रुपया आरबीआई के 6,000 नोटों के बराबर है। ऐसे ऐसे नोट 6,000 के आसपास होने चाहिए, एक तब जाके हमारा भारत का जो असली 1 रुपया है उसके बराबर बनता है। यानी कि अगर किसी के ऊपर 6 लाख रुपए का कर्ज है लगभग, बैंक ने दिया है, बैंक का जो आरबीआई का बैंक नोट का कर्ज है, उसके एवज में 100 रुपए मात्र भरने की जरूरत है, जो भारत का रुपया असली है उसके बराबर। क्योंकि हम भारत के लोग हैं, 100 रुपए में आप जमा करके आपका कार्ड बना। क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हम प्राकृतिक लॉ को मानते हैं, प्रकृति के कानून को मानते हैं, और हम जो मेहनत करते हैं वो असली करते हैं। और जब हम रुपया कमा करके लेके आते हैं, वो भी हम ये मानते हैं कि हम असली रुपया लेकर के आए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड रुपये का था, जो गोल्ड आधारित है, उसके हिसाब से हम कमा कर लेकर के आते हैं। गड़बड़ क्या की हुई है? गड़बड़ की हुई है आरबीआई ने। वो गोल्ड को रिजर्व नहीं रखता, बिना रिजर्व रखे वो नोट छापता है। जैसे नोट 2,000 रुपए के, 2,000 रुपए के छापे, 500 के नोट छापे। 2016 में नोटबंदी हुई, उसके बाद अभी उन्होंने कहा कि 2,000 रुपए का नोट प्रचलन में नहीं रहेगा, लेकिन ये इसका मतलब स्टैंडर्ड चालू है, ये मान्य है। तो लोगों ने वो सर्कुलेशन में से ही गायब कर दिया, लेकिन प्रचलन में आज भी है 2,000 रुपए का नोट। तो उन्होंने सारे के सारे पैसे पीछे जमा कर लिए। हमारे पशुधन, हमारा जमीन का धन, हमारे मकान का धन, सब कुछ उन्होंने खरीद लिया 2,000 रुपए के नोट के माध्यम से, और उन्होंने पीछे से अपना बंद कर दिया, सारे के सारे जमा करवा लिए ना। इसमें जो सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ, ये हुआ है कि 800 टन के आसपास भारत के पास गोल्ड है, जिसमें से 200 टन वापस मंगाया था। कैसे किया था? 800 टन गोल्ड है रिजर्व में, हाँ, आरबीआई के पास रिजर्व में। और जब उससे पूछा कि आपके पास कितना है, तो भारत में एट प्रेजेंट लगभग 400 के आसपास, 400 टन के आसपास आरबीआई ने रखा हुआ है। बाकी 400 टन के आसपास जो है वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट में रखा हुआ है, विदेशी में। हाँ रखा हुआ है उसने, रखा हुआ है। पूछते हैं जब वित्त मंत्रालय, जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने राज्यसभा में जब जवाब दिया था कि फॉर सिक्योरिटी पर्पज। उसकी आरटीआई भी है अपने पास, उस पुस्तक में सब आरटीआई हैं, पूरे सबूत हैं उसमें। तो वो जो गोल्ड है वो 800 टन है, उसके एवज में जो नोट छप सकते हैं ना, वो नोट केवल और केवल 500, लगभग 550 लाख करोड़ रुपए के नोट, 5 लाख के नोट छप सकते हैं। तो इन्होंने छाप दिए 16 लाख करोड़ रुपए के 2014 तक। 1934 से लेकर के जब आरबीआई भारत में आया, तब से लेकर के 2014 तक 16 लाख करोड़ रुपए की इन्होंने नोट छापे। उसके बाद जो कंपनी की सरकार बदली, तो उन्होंने इससे डबल से भी ज्यादा कर दिए, 36 लाख करोड़ रुपए का करेंसी नोट छापा इन्होंने। जो नोट छापा आरबीआई का, वो छापने के बाद मतलब जो है ही नहीं वो कैसे छापा जा सकता है? पहले तो दूसरी सरकारों ने किया, जो पहले कंपनी की सरकारें यहाँ पर काम कर रही थी 1934 से लेकर के 2014 तक, उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी छापी। जबकि एवज में जो गोल्ड रखा है, असली गोल्ड है, वो 4.25 लाख करोड़ का ही था, लेकिन उन्होंने ज्यादा छाप दिया। मतलब कि आपकी लूट हो रही है 6,000 गुना। हाँ, आज के माध्यम से देखे तो, और ये कीमत वो आपसे ही वसूल रहे हैं। तो इसको, क्योंकि समय उतना है नहीं है, 3 दिन की उसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग चलती है, 3 दिन की जनता सरकार मोड़, उसमें आपको फैक्ट एंड फिगर है, हमारी जो किताब है वो है, आप जो सवाल जवाब करना चाहते हैं वो है ना। क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है कि पहली दफा में आपको समझ में नहीं आ जाएगा। 18 साल लगे हैं इसको ढूंढने में, 18 साल रिसर्च लगी है, तब जाके पता लगा है मामला क्या। तो ये अब 2 रास्ते आपके सामने हैं, अब आप इसमें से कौन सा चयन करेंगे वो तो आप ही तय करेंगे। हमारा रोल ये है कि वो क्या बोलते हैं उसको, मुर्गे के तरीके से बांध देने का काम हमारा है कि सुबह होने वाली है, आप जागना चाहते हो तो जागो, है ना। और ये आप मान करके चलना
जैसा वो षड्यंत्रकारी ताकतें कह रही हैं कि हमको 85 करोड़ लोग चाहिए, हम पूरी दुनिया में एक सरकार बनाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। उनकी अपनी योजना है, परमात्मा की, भगवान की अपनी योजना है ना। सत्य कभी नहीं आता है। आपने देखा होगा जो भाषा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से वो वहाँ बोल रहे हैं विदेश से, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे रॉकफेलर फाउंडेशन हो, जो वो वहाँ का, उसका क्या नाम है उसका, कार्ल स्वाब जो उसका अध्यक्ष है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कार्लसबर्ग, वो बोल रहा है भाषा, ये भाषा कभी दुर्योधन बोल चुका है ना। लेकिन उसमें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि बांधने मुझे जो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है कि नहीं है। तो वो कोई बात नहीं है, सत्य में 1000 आंचल बराबर बल होता है। उसको परमात्मा की अपनी व्यवस्था है प्रकृति को स्थापित करने की, प्रकृति का संतुलन बनाने की, उसकी जिम्मेदारी उसकी है। हमको, हमारा रोल क्या है, हमको ये तय करना है बस। हमें अपनी तो हम ड्यूटी अपना रोल तय कर रहे हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम ये सोचेंगे कि यार इतनी बड़ी ताकत है, होगा कि नहीं होगा, वो परमात्मा के हिस्से की जिम्मेदारी आप मत लो, वो अपने उसने ले रखी है जिम्मेदारी। तदात्मानं सृजाम्यहम् संभवामि युगे युगे, वो वचनबद्ध है। वो अपना काम करता ही है। पिछले उदाहरणों से आप देखोगे तो दुनिया में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है कि कहीं सत्य हार गया हो, कहीं नहीं है दुनिया के अंदर, कभी नहीं हुआ आज तक, है ना, और ना होगा। तो आप और हम रीच वानरों के तरीके से, भगवान के ग्वाल बाल के तरीके से गोवर्धन पर्वत को उठाने में अपनी लाठी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? नहीं, गोवर्धन तो उठना है भाई, उसे रोक नहीं सकता है कोई, उठना है गोवर्धन, लेकिन लाठी जरा लगा लो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी एक बात और करें कर्ज अदायगी में थोड़ा बता दीजिए कैसे अदा हाँ, कर ये सकते हैं हम लोग। इसमें क्या चीज, कर्ज अदायगी कर्ज अदायगी के लिए, कर्ज अदायगी के लिए जनता सरकार मोर्चा एक आवेदन बना करके लगाता है, दस्तावेज बना करके लगाता है बैंक में। उसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आपने जो हमें डिजिट दिया, क्या वो रुपया था, आपने हमें रुपया असली दिया है या नकली दिया है, मतलब ऐसे कर करके 8-10 सवाल हैं, उसमें 8 सवाल हैं। तो वो हम भेजते हैं, उसका जवाब बैंक नहीं देता है। जब बैंक जवाब नहीं देता है तो इसका मतलब वो फॉल्ट में है। सिर्फ अगर हम ये पूछ लें कि ये रुपया असली है या नकली है, ये हमें लिखित में दे दो, तो वो लिखित में नहीं देता है। इससे तो यही प्रमाण होता है ना कि नकली काम कर रहा है बैंक। तो नकली काम कर रहे हैं तो हम नकली काम तो नहीं करते ना, मतलब हम काम नकली नहीं करते ना, हम असली मेहनत करते हैं, बिल्कुल। तो अभी जो जनता सरकार मोर्चा के जो उद्देश्य हैं, जो कार्य हैं, अभी हमने आपको छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं। एक एक पॉइंट पर घंटों घंटों चर्चा की जाती है और कर सकते हैं। जैसे रेहान भाई हमारे साथ लगातार हैं, तो हरियान भाई 3 मीटिंग हो चुकी हैं लगभग, तो हर मीटिंग में कुछ ना कुछ अलग रहता है, तो अलग रहता है उसमें, है ना, ऑटोमेटिकली। तो वो अलग जो है उसके ऊपर जो मतलब अच्छे से गहराई से चर्चा करनी है, सवाल जवाब के साथ, पूरी जितने भी आपके सवाल हैं उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग रखते हैं 3 दिन की। तो रेहान भाई का जो एक मोटिव है वो ये है कि हम लोग सुल्तानपुर के अमेठी के आसपास कोई ऐसी ट्रेनिंग रखी जाए जहां पर कम से कम 500 लोग आप जैसे हों, जो धैर्यपूर्वक सुनने वाले हों और समझने वाले हों। ऐसे तो किसी को नहीं बताया जा सकता ना जो सुनने में तैयार ही ना हो, लेकिन जो सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए उत्सुक हो और तत्पर हो। मतलब इस देश की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। सिर्फ वो मेरा ठेका नहीं है और आपका ठेका नहीं है, वो पूरे समाज का ठेका है। वो पूरे समाज को मिल करके ही करना होगा। अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, यही हम मानते हैं। जो जनता सरकार मोर्चा का ये कार्य है ट्रेनिंग वाला, उसमें कम से कम हम ये सोचते हैं कि 500 लोग, ये बात बोल दी शायद मैंने, चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 500 लोग हों तो आप सब लोग अपने अपने एरिया में अपने अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से चर्चा करें कि ऐसा मोर्चा है जिसका ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई प्रधान है, वो अपने आप चल रहा है, जो कि आप जैसे खूबसूरत लोगों की वजह से चलता है, एक परिवार की तरह चलता है। ऐसे लोग हैं और चलो आओ एक हुंकार भरते हैं, बैठ करके चर्चा करते हैं। और जनता सरकार मोर्चा का हमने कई बार नाम लिया है। आपको एक बार सुन करके ये लगता होगा कि जनता सरकार मोर्चा जैसे कोई राजनीतिक संगठन है, ऐसे लगता है ना जी नाम से, लेकिन ये राजनीतिक संगठन नहीं है। ना तो हमें नोट चाहिए, ना हमें वोट चाहिए, हमें
आप ही के लिए आपके द्वारा सपोर्ट चाहिए। आप अपने गांव को संभाल लो, हम आगे जा करके और जगाएं, आप आगे जा करके और जगाओ, ताकि ये मतलब जो जागृति का काम है ये बहुत बड़े पैमाने पर हो और पूरा देश जाग उठे और अपने बच्चों के लिए, अपने देश की संप्रभुता के लिए एक हुंकार भरे। इसीलिए हमने एक स्लोगन दिया है, जो मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम बोलेंगे भारत की हुंकार है, तो आप बोलना जनता ही सरकार है। जी और लोगों को थोड़ा, हाँ जी जैसे हम देश की संप्रभुता और ये एकता के लिए हम चाह रहे हैं कि काम करें, आगे देश को एकजुट बनाने, जी, एकता जी। करने के लिए। तो ये जो सवाल उठता है कि अगर हम ये रुपए वाला अगर मसला उठाएंगे हाँ तो ये हमारे देश का नुकसान है कि फायदा, या नुकसान फायदा। किस तरह से नहीं है, ये इससे किसका नुकसान होगा उसको थोड़ा सा क्लियर हाँ, इसमें देश की जनता का तो है फायदा जी और देश का, जी क्योंकि रुपया जो है, करेंसी जो है, वो किसी देश की सोवरेनिटी होती है, जी संप्रभुता होती है। आपको याद हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सब जानते हैं जी तो ऐसी कौन सी सीक्रेट फाइल है जो सरकार आपको नहीं दिखा रही है? क्या है वो सीक्रेट फाइल? वो सीक्रेट फाइल में, हाँ, उस सीक्रेट फाइल में यही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस सारे खेल का पता था। उन्होंने जब इस पूरे खेल को समझ लिया तो उन्होंने अंग्रेजों के शासन में ही बर्मीज लॉ से, बर्मा में भी अंग्रेजों की सरकार थी, बर्मा भारत से अलग हुआ, तो बर्मीज लॉ से आजाद हिंद सरकार का गठन किया, आजाद हिंद बैंक का गठन किया, ठीक है ना, और आजाद हिंद सेना बनाई। सरकार के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जमीन हो, सेना हो और आपके पास करेंसी हो। और इसी अंग्रेजों की सरकार ने उनकी करेंसी को मान्यता दी थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यार ये कानून को जानता है व्यक्ति, और कानून के माध्यम से उन्होंने यही रुपया लिया था, यही रुपया लिया था उन्होंने 11.664 ग्राम गोल्ड, जिसका मानक था। तो इस मानक को दुनिया में कोई नहीं बदल, ना कोई इसको छेड़ सकता, ना इसको कोई बदल सकता, ना इसको कोई नकार सकता, क्योंकि ये आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है मानक। मानक को हम और आपने नहीं बनाया है, इसको किसी ने। जैसे आरबीआई तो हाँ सुनो पहले, तो उन्होंने ये बनाया था और 14 देशों ने मान्यता दी थी, आज भी वो मान्यता है, आज भी वैलिड है, कोई बंद नहीं कर सकता उसको, ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने पूछा कि भाई देश की जनता का तो लाभ है आपके 1 रुपए में, है ना। अभी आपको अगर 1 रुपए में 6000 नोट के बराबर आपकी लूट हुई है, अब आपने कहा था भाई 6 लाख का लोन 100 रुपए में अदा हो जाएगा, यानी कि आपके रुपए की परचेजिंग पावर समझो कितनी बढ़ जाएगी। आपके रुपए में इसमें क्रय शक्ति है ही नहीं। 1 रुपए में एक टॉफी आती है भाई, इसमें तो क्रय शक्ति नहीं है कि नहीं है? जब इसमें क्रय शक्ति आएगी, क्रय शक्ति मतलब खरीदने की ताकत जब इस रुपए में आएगी, तो ये जो महंगाई नाम का बवाल है ये झटके में राक्षस खत्म हो जाएगा। तो देश का फायदा है कि नुकसान है? मतलब जो चीज 6000 रुपए की है आज, वो 1 रुपए की हो जाएगी, है कि नहीं है? जो चोट पहुंच रही है वो आरबीआई को पहुंच रही है। आरबीआई हम लोग सोचते हैं RBI भारत का, हाँ, आरबीआई प्राइवेट संस्था है, हम लोग सोचते हैं कि वो भारत का है, ना, ना, जबकि वो नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक ब्रांच, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट है, वही बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक ब्रांच है ये आरबीआई। मद्रास हाई कोर्ट का किसी को डिसीजन देख लो 2019 का, उसमें उसने स्पष्ट किया है कि जितने भी बैंक है भारत में वो सब प्राइवेट है, इवन आरबीआई। कोई बैंक ऐसी नहीं जिसकी खुद की जमीन हो, खुद का मकान हो, हाँ। इनको मालूम है इनको भागना है। जिस दिन देश की जनता को पता लग जाएगा, इन सबको मालूम है कि इनको भागना है, ये सब भागने वाले हैं। ये भागेंगे ही। अब बात ये है कि हम भगाएंगे या वो भागेंगे, कि ये भागेंगे ही, क्योंकि अब ये व्यवस्था उन्होंने इतने डिफिकल्ट बड़े कर दिया। झूठ पर खड़ी कर दी है कि अब ये झूठ ज्यादा चल नहीं सकता है उनका, क्योंकि अब जनता जैसे हमारे जैसे लोग हैं ना, पूरे देश में काम कर रहे हैं इसके ऊपर, पूरे देश में आवाज उठ रही है, तो आपके साथ ठीक है ना? सब जनता को तो जागरूक होना चाहिए। हाँ, मतलब कि अब उनको ये क्या है कि अब वो इसको गायब करना चाहते हैं, इस व्यवस्था को वो खुद गिराने वाले हैं, हम और आप नहीं। अगर उसको आप गिराओगे तो अब व्यवस्था आप बनाओगे, अगर उन्होंने गिराई तो उन्होंने व्यवस्था पहले ही बना ली है। कैसे गिराएंगे कि अब उनको ये पता लग गया है कि भारत देश में अगर सारे इस कागज के नोट को भी वैलिड मान ले हम एक पल के लिए कि भाई चलो ये सारे असली है, मान लिया हमने, तो ये 34 लाख करोड़ ही है मान, और कर्जा जो उन्होंने दे रखा है वो दे रखा है 208 लाख करोड़ का, तो बस सरकार के ऊपर है। और जो लोगों के ऊपर जो फाइनेंशियल बैंकों ने कर्जा दे रखा है वो भी लगभग 200 से ऊपर, 200 लाख करोड़ से ऊपर का है, तो 400 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा दे रखा है।
बैंकों ने। करेंसी और नोट कितने हैं ये सारे मिलाकर जो इनको आप असली कर रहे हो 34 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो भय का बवंडर है, ये झूठ का पर्वत है, तो गिरना ही है ना। तो इसलिए इससे इसको गिराने से पहले उन्होंने अपनी व्यवस्था बना ली है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। CBDC। अभी तो आपको आदत लगाई उन्होंने कि आप इसको असली मानने लगो कि पेटीएम करो, हाँ डिजिटल पेमेंट करो, है ना। चाय वाला भी अब डिजिटल ले रहा है, रिक्शा वाला भी डिजिटल ले रहा है, सब जगह आ गया है। लेकिन अभी है यही नोट रुपया नोट चलन अभी में, है। है ना। अब उसको खत्म करना है, नोट आपके हाथ से बिल्कुल गायब करना है। अब आ जाएगा CBDC, वो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट है, वो ब्लॉकचेन से चलता है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट उसको कंट्रोल कर रहा है पूरे देश के अंदर। तो जैसे ही CBDC आएगा तो वो टोटल कंट्रोल हो जाएगा। उस पर ये भी है कि आप अगर रिलायंस का सामान खरीद सकते हो तो रिलायंस का ही खरीद सकते हो, नहीं तो वो नहीं चलेगा। अगर वो शराब पीने के लिए है रुपया तो शराब ही खरीदी जा सकती है उससे, या सिगरेट ही खरीदी जा सकती है उससे। और रोटी नहीं खरीद रोटी सकते। नहीं खरीद सकते उस रुपये से आप। उसमें बकायदा लिस्टिंग है, आने वाला है बहुत ब्लॉकचेन प्रो- नहीं वो- आ गया है, आने वाला नहीं है, लेकिन उसको अभी वो बहुत छोटे पैमाने पर लॉन्च किया है उन्होंने। रोके हुए हैं। एकदम से थोड़ी कर देंगे आपको, बवाल हो जाएगा देश के अंदर। धीरे 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 गर्दन पकड़ेंगे पीछे से। वो CBDC प्रोग्रामेबल है जैसे जैसे बताया आपसे कहा था हमने कि अब आपके हाथ में है, तो आप अपनी व्यवस्था बना करके, कोई रोकने वाला थोड़ी है आपको। आप अगर अपनी व्यवस्था बना ले, उनके पास अपनी तैयारी है, हमारे पास क्या तैयारी है, सवाल बस इतना है जी। अब गांव के पास अपनी स्वावलंबी वाली व्यवस्था हो, पूरा गांव आत्मनिर्भर हो, यहाँ का अनाज अपना हो, पानी अपना हो, दूध अपना हो, सब चीजें अपनी हो, तो वो कितने ही लॉकडाउन लगाएं या कितनी ही करेंसी को भगाएं, तो आपस में भाईचारे से हम लेन देन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कि आपको दाल चाहिए, मैं आपको चना दे दूंगा, आप मुझे दाल दे दो। इनके पास गेहूं है, वो बाटर सिस्टम जो पहले था उस तरीके से किया जा सकता है। वो जो दुनकर भुनकर वाली बात बताई थी सचिन भाई ने, तो वो हमारे देश में आज भी वो धुनकर भी हैं, बुनकर भी हैं, जो धागा बनाया करते थे, बर्तन बनाया करते थे, सब जगह है। आपके गांव में कुम्हार होंगे ना, है ना, तो वो कुम्हार बर्तन बनाएगा, जो तेली है वो तेल निकाल देगा। मतलब ऐसी ही स्ट्रक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको बस खड़ा करने की जरूरत है। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।